हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। उसका सीरीज ऑफ वीडियोस भी हमने बनाया हुआ है और एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। तो आप प्लेलिस्ट कवर करोगे तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाओगे ना, तो आपको सी प्रोग्रामिंग सीखने को में इजी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या है कि हम सी प्रोग्रामिंग का मेमोरी लेआउट के बारे में देखने वाले। मेमोरी मैपिंग क्या रहता है, जब भी हम सी प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो वो कौन से लेआउट में मेमोरी में स्टोर होगा। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, मीन्स यहाँ पे इमेज में देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने टैग सेगमेंट, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट एंड हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी का यूज किया है। तो यहाँ पे जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे ना, वो मशीन इंस्ट्रक्शन में जनरेट होगा। तो मशीन इंस्ट्रक्शन आपका जो है ना, यहाँ पे टैग सेगमेंट या कोड सेगमेंट में स्टोर होगा। तो यहाँ पे उसको टैग सेगमेंट भी बोल सकते हो, कोड सेगमेंट भी बोल सकते हो। और यहाँ पे इनिशियलाइज एंड अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। तो जो भी आप स्टैटिक मेमोरी एंड ग्लोबल वेरिएबल, जो भी स्टैटिक वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, आपको इनिशियलाइज करो ना, तो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा। और जो भी अनइनिशियलाइज रहेगा ना, जिसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल में वेरिएबल को, तो वो अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा। और हीप की बात करें तो जो भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करोगे ना वेरिएबल को, तो वो हीप मेमोरी में एलोकेट होगा। जैसे हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में मैलोक एंड कैलोक फंक्शन है, तो वो मैलोक एंड मेमोरी कैलोक जो है ना, वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। तो वो हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। तो वो क्या है कि हीप मेमोरी से उसका मेमोरी एलोकेट होता है। उसके बाद स्टैक मेमोरी की बात करें ना, तो वो जो भी फंक्शन का टेम्परेरी वेरिएबल है, रिटर्न एड्रेसेस है और फंक्शन का पैरामीटर वो स्टैक मेमोरी में एलोकेट होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो फंक्शन 1 जो है ना, फंक्शन 2 को कॉल करता है। तो फंक्शन 2 को जो भी पैरामीटर पास करेगा, तो वो फंक्शन 2 का जो स्टैक मेमोरी एलोकेट होगा ना, उसमें स्टोर होगा। और इसके साथ फंक्शन 2 के अंदर जो भी टेम्परेरी वेरिएबल आप क्रिएट करोगे, वो फंक्शन 2 के फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, वो भी स्टैक पे स्टोर होगा। और इसके साथ जो फंक्शन 2 यहाँ पे रिटर्न करेगा, यहाँ पे से फिर से कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना करेगा होगा। तो XYZ का जो रिटर्न एड्रेस है, जहां से हमको फिर से कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, तो वो रिटर्न एड्रेस भी हमारा स्टैक पे स्टोर होगा। तो स्टैक पे और भी कुछ चीजें स्टोर होती है। ये मेन चीजें से, जैसे कि रिटर्न एड्रेसेस, टेम्परेरी वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स, वो जब सब चीजें वो स्टैक पे स्टोर होगा। तो ये हमने क्या है कि क्या मीन्स कौन कौन सा मेमोरी यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में देखा। तो इसके साथ हम एक प्रोग्राम को भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सी प्रोग्राम है, उसमें मैंने क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल बना के रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ग्लोबल वेरिएबल भी बनाया है, लोकल वेरिएबल भी बनाया है। तो ग्लोबली मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, नॉन स्टैटिक भी यूज किया है। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल में इसको मैंने इनिशियलाइज भी किया है और दूसरे को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। ये जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज किया है, और दूसरा वाला जो स्टैटिक वेरिएबल है ना, मैंने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। और ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, उस बट ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि आउटसाइड फंक्शन लिखा है मींस ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको मैंने इनिशियलाइज किया है और दूसरा मैंने ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है। और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर ही मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल में मैंने फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है, और दूसरा स्टैटिक वेरिएबल को मैंने 4 से इनिशियलाइज किया है। और 2 लोकल वेरिएबल बनाया है जो फंक्शन का पार्ट है। तो वो एक को मैंने 3 से इनिशियलाइज किया है, दूसरे को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। और मैं प्रिंटअप में लोकल अनइनिशियलाइज वैल्यू है ना, उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो भी स्टैटिक वेरिएबल जो है ना, उसको मैंने इनिशियलाइज किया ना, वो डेटा सेगमेंट में इनिशियलाइज किया ना, वो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होगा। और जो भी मैं इनिशियलाइज नहीं किया है ना, वो डेटा सेगमेंट अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होगा। और इसके साथ ग्लोबल भी, जो भी ग्लोबल वेरिएबल है ना, उसको मैंने इनिशियलाइज, ग्लोबल एंड स्टैटिक जिसको मैंने इनिशियलाइज किया ना, वो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में मेमोरी एलोकेट होगा। और जो भी इनिशियलाइज नहीं किया है ना ग्लोबल एंड स्टैटिक को, वो अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होगा। और जो भी लोकल वेरिएबल है ना, वो फंक्शन का स्टैक मेमोरी एलोकेट होगा ना, उस पे वो उसको एलोकेट होगा। तो अभी हम इसको प्रोग्राम को जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मेमोरी मैप बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी इनिशियलाइज किया है ना, वो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होगा। और जो भी अनइनिशियलाइज किया ना, वो अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होगा। और एक और चीज की, जो भी अनइनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल है ना, उसको इनिशियलाइज नहीं किया ना, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से इनिशियलाइज हुआ है। और जो भी एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज किया ना ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, उसका वैल्यू यहाँ पे मैंने डाला है। तो अभी क्या है कि इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं। तो यहाँ पे कंपाइल करने के लिए मैं जीसीसी कमांड यूज करता हूं और इसको प्रिंट करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रैंडम वैल्यू प्रिंट हुआ है। तो ये रैंडम वैल्यू जो है ना, यहाँ पे क्योंकि ये लोकल वेरिएबल जो है ना, मैंने उसको अनइनिशियलाइज किया है। तो अनइनिशियलाइज जो स्टैक पे स्टोर होगा, तो स्टैक पे जो भी रैंडम वैल्यू होगा ना, वो प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू प्रिंट हो रहा है। और इसको मैंने असेंबली कोड भी जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जीसीसी -s
आप जानते हो कि हाइफन एस कमांड यूज करोगे तो इस असेंबली आउटपुट जनरेट करेगा, जो यहाँ पे डॉट एस फाइल में जनरेट होगा। तो यहाँ पे डॉट एस फाइल में एक असेंबली आउटपुट जनरेट हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल असेंबलर डायरेक्टिव यूज हुआ है। तो डॉट फाइल डायरेक्टिव का यूज क्या है, तो यहाँ पे जो भी नाम आता है ना वो बताता है कि ये पर्टिकुलर नेम में हमारा सोर्स कोड स्टोर हुआ है। तो टेस्ट डॉट सी में हमारा सोर्स कोड है। डॉट का डायरेक्टिव क्या मेंशन करता है कि इसके आगे का जो भी चीज है ना वो डेटा मीन्स डेटा डॉट डेटा डायरेक्टिव का यूज किया है। मीन्स इसके आगे का जो भी चीज है ना वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा। मीन्स जो भी इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट है अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में उसमें स्टोर होगा। और डॉट अलाइन 4 का मीन्स आपका जो भी लेबल मीन्स जो भी चीजें स्टोर होगी ना वो पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होगी ना, तो वो एड्रेस जो ना डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, वहां पे वो अलाइन करके स्टोर होगा, ऐसा मीनिंग है। तो 4 का अलाइन जो एड्रेस है ना डिविजिबल बाय 4 एड्रेस है ना वो वहां पे वो आपका चीजें स्टोर होगी। तो आपका स्टैटिक ग्लोबल इनिट है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जैसे यहाँ पे स्टैटिक ग्लोबल इनिट है ना वो डिविजिबल बाय 4 एड्रेस है ना वहां पे वो आपका वैल्यू 1 स्टोर हुआ है। तो ये जरूरी नहीं कि 1600 से स्टार्ट होगा, वो कुछ भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है, बट मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1600 से स्टार्ट किया है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। और डॉट कॉम मीनिंग क्या है कि अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होगा। बट आगे एल लिखा है मीन्स वो लोकल टू द फाइल है, इसलिए वो इसके लिए क्या है कि डॉट एल क्यों आया है, तो एक लोकल वेरिएबल है। ये लोकल वेरिएबल क्यों है, क्योंकि स्टैटिक जो है ना वो पर्टिकुलर फाइल में ही विजिबल है। जो स्टैटिक वेरिएबल आप क्रिएट करते हो ना तो दूसरी फाइल में वो विजिबल नहीं है, इसलिए वो एक लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल एंड वो अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में मेमोरी एलोकेट होगा, क्योंकि इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, राइट। स्टैटिक ग्लोबल अनइनिट को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो एक अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होगा। और आगे एल लिखा है मींस लोकल टू द फाइल है, और ये पर्टिकुलर 4 बाइट का यूज करेगा। यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 4 मींस 4 बाइट का यूज करेगा, यानी 4 अलाइन एड्रेस, जहाँ पे जिसका एड्रेस डिविजिबल बाय 4 है ना वहां पे अलाइन करके वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताऊं तो लोकल ग्लोबल इनिट जो है ना स्टैटिक ग्लोबल इनिट, तो यहाँ पे वो 1700 पे वो 0 वैल्यू स्टोर हुआ है। और इसके आगे जाए ना तो हम यहाँ पे ग्लोबल इनिट जो लेबल है ना वो ग्लोबल डायरेक्टिव का यूज किया है। तो ग्लोबल डायरेक्टिव क्या क्या मीनिंग है कि वो जो पर्टिकुलर लेबल है ना ये अंडरस्कोर ग्लोबल इनिट, वो दूसरी फाइल में से भी हम उसका यूज कर सकते हैं। मीन्स ये दूसरी फाइल को भी विजिबल है ये पर्टिकुलर लेबल, तो वहां पे जो भी स्टोर हुआ है ना वो दूसरी फाइल पे भी हम रेफरेंस करके रीड कर सकते हैं, इसका मीनिंग ऐसा हुआ। तो ऐसा ही है क्योंकि हमारा जो ये ग्लोबल इनिट है ना वो ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल दूसरी फाइल में भी हम रेफर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उसको डॉट ग्लोबल डायरेक्टिव का यूज किया है। और अलाइन का जैसे मैंने आपको बताया वो एड्रेस डिविजिबल बाय 4 है ना वहां पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू जो है ना ग्लोबल इनिट का वो यहाँ पे इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा, बट इसका एड्रेस डिविजिबल बाय 4 है। और इसके आगे जाए ना तो यहाँ पे डॉट कॉम मीन्स मैंने बताया अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, और इसका जो है ना वैल्यू 4 बाइट का यूज होगा एंड एड्रेस डिविजिबल बाय 2 होगा ना वहां पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में हमको ग्लोबल अनइनिट स्टोर हुआ है, जिसका वैल्यू 0 बाय डिफॉल्ट असाइन हुआ है। और इसके आगे जाए ना तो यहाँ पे डेफिनेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, तो अंडरस्कोर मेन जो है ना सी लाइब्रेरी का रूटीन का है। सी लाइब्रेरी जो आप इंस्टॉल करोगे ना तो इसके अंदर जो है ना अंडरस्कोर मेन जो है ना एक डिफॉल्ट फंक्शन आएगा। एक क्या है कुछ स्टैंडर्ड सेटअप फंक्शन का प्रोसीजर है उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है एक अंडरस्कोर मेन भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो वो क्या है कि सी रूटीन के रिलेटेड जो भी नेसेसरी वर्क है ना वो परफॉर्म करता है। तो डॉट एससीएल है मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि वो एक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर है। तो डॉट टू मीन्स वो एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है ना, एक्सटर्नल फंक्शन है। तो एक्सटर्नल फंक्शन है इसलिए उसको नॉन स्टैटिक फंक्शन है। तो यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन रहता तो यहाँ पे 3 आता, बट एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। और डॉट टाइप 32, तो डॉट टाइप 32 मीन्स ये कुछ सिंबल कोड है। तो सिंबल कोड मीन्स यहाँ पे 32 मेमोरी एड्रेस का यूज कर रहा है। 32 बाय सिस्टम टाइप है प्रोसेसर का, तो यहाँ पे 32 आएगा। और सेक्शन मीन्स ये दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा रीड ओनली डेटा सेक्शन है। तो ये डेटा जो दूसरा डेटा स्टोर होगा ना वो रीड ओनली डेटा है। तो यहाँ पे आर डेटा करके सेक्शन बनाया है। तो यहाँ पे LC0 जो लेबल बनाया है ना उसको ये पर्टिकुलर ASCII वैल्यू जो स्टोर होगा ना उसको लेबल LC0 असाइन किया। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ASCII वैल्यू स्टोर होगा, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला है बट उसका एक्चुअली ASCII वैल्यू स्टोर होगा। तो यहाँ पे इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में उसको स्टोर होगा, बट इसको लेबल एज ए LC0 यहाँ पे दिया है असेंबलर ने। तो ये जो ASCII वैल्यू है ना वो रीड ओनली होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे
क्या है कि वो इसको LC0 रेफरेंस दिया है, एक पर्टिकुलर लेबल दिया है। और डॉट टैक्स की बात करें ना तो इसकी नीचे वाला जो कोड है ना वो टैक्स सेगमेंट में है स्टोर होता है। टैक्स सेगमेंट में मीन्स कोड सेगमेंट जो हमने देखा ना उसमें स्टोर होगा। और डॉट ग्लोबल की बात करें ना अंडरस्कोर मेन, तो ये पर्टिकुलर लेबल जो बनाया है ना अंडरस्कोर मेन लेबल, वो क्या है कि एक आउटसाइड प्रोग्राम आउटसाइड फाइल भी विजिबल है, तो दूसरी फाइल से भी आप उसको कॉल कर सकते हो। तो ये जो अंडरस्कोर मेन प्रोसीजर है ना वो क्या है, सी रूटीन सी कंपाइलर जो है ना सी प्रोग्रामिंग रूटीन उसको कॉल करेगा मेन फंक्शन। जैसे आप बात करते हो ना जो मेन फंक्शन जो है ना सी प्रोग्रामिंग कॉल करता है, तो ये अंडरस्कोर मेन लेबल इसके लिए बनाया है। तो ये अंडरस्कोर मेन लेबल जो है ना वो सी प्रोग्रामिंग कॉल करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे अंडरस्कोर मेन लेबल उसको बनाया है। और LFB10, तो ये LFB10 जो है ना लेबल है वो फंक्शन बिगनिंग के लिए बनाया है। एफ मीन्स फंक्शन है, बी फॉर बिगनिंग के लिए यहाँ पे उसका लेबल बनाया है, तो इसके लिए LFB10 लिखा है। और ये जो CFI स्टार्ट प्रॉक है ना वो एक क्या है कि एक डिबगिंग इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है। यहाँ पे डिबगिंग इंफॉर्मेशन के लिए मीन्स आपका जो भी प्रोग्राम रन होगा इसके बाद कुछ डिबगिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा, तो डिबगिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा और कॉल स्टैक रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे एक आप फंक्शन एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल करेगा, दूसरा फंक्शन से तीसरा फंक्शन कॉल करे। अभी सपोज तीसरे फंक्शन में आपका कुछ एक्सेप्शन आया है तो आपको दिखाना पड़ेगा ना एक्सेप्शन में यहाँ से ये पर्टिकुलर कॉल स्टैक हुआ है, तो कॉल स्टैक के लिए आपको कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है कि कंपाइलर यहाँ पे कॉल फ्रेम इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो ये CFI कॉल फ्रेम इंफॉर्मेशन जो इसके लिए यहाँ पे वो मेंटेन करता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए यहाँ पे वो एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है। तो ये जो कॉल फ्रेम रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ना वो प्रोग्राम के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो रहता है ना उसके स्टार्ट में स्टोर होगी, बट ये इसका अलग मेमोरी एड्रेस रहेगा, अलग मेमोरी मीन्स दूसरे मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे जो मैंने लेबल बनाया ना मेन वाला लेबल, तो ये जो चीजें है ना वो क्या है कि कंपाइलर ऑटोमेटिक रैप कर देता है ये चीजें। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है कि पुश बेस पॉइंटर आता है, तो इसके लिए मैंने मेमोरी बनाया है। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाऊं तो ये जो स्टैक रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल फ्रेम इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे प्रीवियस स्टैक फ्रेम, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन कॉल करेगा ना तो इसके लिए आपका क्या है स्टैक फ्रेम स्टोर करना पड़ेगा। तो सपोज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे मेरा ये GCC का कोड रूटीन है, तो ये GCC का कोड है, सपोज आप एज्यूम करो तो ये GCC का कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे सपोज, और इसके बाद यहाँ पे मेन लेबल आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये मेन लेबल बताया ना तो ये मेन लेबल आएगा, और इसके अंदर से हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन जो है ना वो कॉल कर रहे हैं, तो ये वाला अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन कॉल कर रहे हैं। तो ये जो मेन रूटीन कॉल होगा ना, तो मेन कॉल करने के पहले उसको क्या है कि कुछ रिटर्न एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तभी उसके नेक्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन है ना, सपोज ये वाला सब इंस्ट्रक्शन है ना उसका, सपोज मैं ये बात करूँ ना तो ये जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है ना उसके बाद उसका रिटर्न एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन जो है ना यहाँ पे उसका कॉल हो गया है। सपोज यहाँ पे मैं कॉल इंस्ट्रक्शन डाल दूं, तो यहाँ पे जो जिस का कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना तो ये सब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, बाद में कॉल अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन करेगा। ये सब हाइपोथेटिकल मैंने एक कोड लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही कोड होगा, मीन्स ऐसा जरूरी नहीं, मैंने सैंपल लिखा है, बट ये कोड एग्जीक्यूशन होगा तब ये कॉल अंडरस्कोर मेन करेगा, तो यहाँ पे अंडरस्कोर मेन में आएगा लेबल पे ये जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा ना ये वाला पर्टिकुलर, इसके बाद इसको यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आना पड़ेगा, इसलिए इसको रिटर्न एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। इसके साथ ये सब एग्जीक्यूशन हिस्ट्री है ना उसका GCC का, वो भी कुछ जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट। ये सब चीजें GCC का कुछ इंटरनल फंक्शनैलिटी का जो भी कोड रहेगा उसका टेम्परेरी वेरिएबल रहेगा या कुछ भी रहेगा चीजें, उसको स्टैक पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो वो सब चीजें यहाँ पे कॉल स्टैक फ्रेम जो मैंने बनाया ना वो एग्जिस्टिंग स्टैक फ्रेम, तो प्रीवियस स्टैक फ्रेम मीन्स GCC का जो भी स्टैक जो भी चीजें है ना वो उसका यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, तो वो स्टैक पे स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, तो ये जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा हमारा मेन फंक्शन का, उसके बाद इसको रिटर्न आना पड़ेगा, राइट। ये GCC का जो दूसरा कोड है ना वो भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। आप हमारा यूजर डिफाइन फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट।
उसके बाद जीसीसी का जो एग्जिस्टिंग कुछ उसको क्लीन अप करने का होगा या कुछ भी चीजें होगा उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे इसको रिटर्न एड्रेस का स्टोर करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे वो ये रिटर्न एड्रेस भी स्टोर करेगा। तो जब भी आप स्टैक में स्टोर करता जाओगे ना चीज, तो इसका स्टैक पॉइंटर भी डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे से इनिशियल स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो ये जीसीसी का जो भी स्टैक फ्रेम होगा, जो भी इसका एग्जीक्यूशन हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जीसीसी क्या करता है, उसके अंदर से वो हमारा मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो उसका जो एग्जीक्यूशन हिस्ट्री है उसको स्टैक पे स्टोर करना पड़ेगा। इसके लिए वो स्टैक फ्रेम एलोकेट करेगा। तो इस स्टैक फ्रेम पे एलोकेट करने के बाद वो जो भी स्टैक फ्रेम पे चीज पुश कर देगा, बाद में वो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे आएगा। बाद में ये रिटर्न एड्रेस स्टोर करेगा, बाद में स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे आएगा। अभी इसके आगे हम जाए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये सब चीजें जीसीसी का स्टैक फ्रेम स्टोर हो गया, बाद में उसका रिटर्न एड्रेस भी स्टोर हो गया, बाद में ये कॉल फ्रेम इंफॉर्मेशन जो हमने बताया ना, ये डिबगिंग इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये कुछ मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है कि यहाँ पे हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है ऐसा। बाद में पुश बेस पॉइंटर करता है, यहाँ पे एक्सटर्नल बेस पॉइंटर को पुश पर कर देता है, क्योंकि जो जीसीसी का अंदर भी कुछ बेस पॉइंटर यूज हुआ होगा तो उसको स्टैक में स्टोर कर देना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज ओवरराइट हो जाएगा। तो ओवरराइट नहीं होने के लिए वो क्या क्या वो स्टोर कर देगा। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे ईबीपी में। तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर अभी इनिशियली यहाँ पे पॉइंट करता था, बाद में डिक्रीमेंट होके यहाँ पे आया और ये बेस पॉइंटर आपका स्टोर हो गया है यहाँ पे। तो ये मैंने स्टैक इंफॉर्मेशन एजुकेशन हिस्ट्री डाला है यहाँ पे, वो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो कॉल फ्रेम इंफॉर्मेशन है ये भी, तो यहाँ पे ये क्या चीज दिखाता है कि ये जो आपका जो है ना ये ईबीपी स्टोर किया है ना, वो 8 बाइट जो है ना आपका कॉल फ्रेम इंफॉर्मेशन जो हमने इनिशियली स्टोर किया था ना जीसीसी का, वहां से 8 बाइट दूर है, मीन्स डिफरेंस है ऐसा बता रहा है। जैसे आपको बताऊं यहाँ पे, तो ये कॉल फ्रेम इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया रहा है जीसीसी का, वहां से हमारा बेस पॉइंटर जो है ना 8 बाइट डिस्टेंस पे ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 टू 1992, तो वो क्या है 1992 जो है ना हमारा 8 बाइट का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे एक डिजिट एक नंबर मीन्स 1 बाइट हम मानते हैं यहाँ पे। और सी एफ आई ऑफसेट 5 कमा -8, 5 मीन्स बेस पॉइंटर है, 5 मीन्स एक जो ये आपका ईबीपी रजिस्टर है ना, ईबीपी बेस पॉइंटर, तो ये बेस पॉइंटर रजिस्टर है उसको 5 से डिनोट होता है। तो 5 -8, तो आपका जो बेस पॉइंटर जो स्टोर हुआ ना स्टैक पे, वो 8 बाइट दूर है आपका बेस पॉइंटर यहाँ से, ऐसा बता रहा है। ये कॉल फ्रेम से 8 बाइट दूर हुए, तो यहाँ से ऐसे जाओगे ना माइनस होगा ना, यहाँ से ऊपर जाओगे ना प्लस होगा। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस ऐसा लिखा है यहाँ पे। अभी इसके आगे जाए तो मूव इंस्ट्रक्शन आया है। तो मूव इंस्ट्रक्शन में क्या करता है, ये स्टैक पॉइंटर का जो भी वैल्यू है ना वो बेस पॉइंटर में लोड हो जाएगा। तो आपका स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर का जो भी वैल्यू है ना वो इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना आपको, तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करता है, राइट, ईबीपी को अभी, और इसका मेमोरी एड्रेस 1992 को पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू सपोज 1992 है, जैसा हमारे मेमोरी मैप के हिसाब से, तो ईबीपी का वैल्यू भी जो 1992 हो जाएगा, क्योंकि एसपी क्या है कि हमारा सब्सिक्वेंटली नीचे चेंज होगा, इसलिए इसका हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए उसको ईबीपी में स्टोर कर देगा। तो क्या है कि स्टैक पॉइंटर का आप दूसरा चीज यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा ना, तो इसका स्टैक पॉइंटर का वैल्यू चेंज होगा, बाद में हमको फिर से स्टैक पॉइंटर का वैल्यू रिटेन करना पड़ेगा। तो हम ईबीपी का वैल्यू जो है ना वो स्टैक पॉइंटर में फिर से ट्रांसफर करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमको स्टैक पॉइंटर को ईबीपी में डालना जरूरी है। तो यहाँ पे इसलिए स्टैक पॉइंटर का वैल्यू जो है ना ईबीपी में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे इसके आगे हम जाए तो यहाँ पे CFI रजिस्टर ये भी कॉल फ्रेम इंफॉर्मेशन है, वो बताता है कि हमारा जो बेस पॉइंटर है ना 5 पॉइंट, तो उसको अपडेट हुआ है प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में, तो वो चीजें बता रहा है कि ये बेस पॉइंटर प्रीवियसली अपडेट हुआ है। अभी एंडल -16 ESP, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम एट ए टाइम 16 बाइट को एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो आपको जब भी यहाँ पे मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे ये 4 बाइट का हुआ, राइट, ये 8 12 एंड 16, तो अभी हमें एट टाइम ये 16 बाइट को रीड करना है ना, तो इसलिए एंडल -16 करना पड़ेगा, एंडल -16 ESP करना पड़ेगा। तो आप स्टैक पॉइंटर जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे ना, तो वो क्या है कि एट ए टाइम वो 16 बाइट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अभी जब भी स्टैक पॉइंटर
स्टैक पॉइंटर कब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, आप पुश करोगे पॉप करोगे तब आपका स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, राइट। तो एट ए टाइम वो 16 बाइट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे एंडल माइनस 16 ईएसपी क्या है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब भी 16 बाइट को रीड एंड राइट करोगे एट ए टाइम तो आपका एग्जीक्यूशन हिस्ट्री फास्ट हो जाएगा, इसलिए ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाला है असेंबलर ने। अभी सब एल 32 कॉमा ईएसपी किया, तो ईएसपी में से वो 32 बाइट सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ईएसपी हमारा अभी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे, और ईबीपी का वैल्यू एंड ईएसपी का वैल्यू अभी 1992 है। तो 1992 में से वो 32 बात कर लेगा, तो 32 बात करेगा ना, तो यहाँ पे वो क्या है कि वो 1960 पे आ जाएगी यहाँ पे। तो ईएसपी अभी इसको पॉइंट करेगा 1960 को। अभी आगे हम जाए, जैसे मैंने कॉल अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन वाला मेथड, तो ये वाला मेथड क्या है करता है, ये फंक्शन क्या करता है, वो एक सी लाइब्रेरी है ना उसका पार्ट है। तो वो क्या है कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, वो इंटरनल टू द सी है। तो वो क्या है कि कॉल अंडरस्कोर मेन मेन एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट करता है, और इसके बाद वो फिर से रिटर्न कंट्रोल हमको यहाँ पे देता है। तो वो एक मीन्स हमारा जो भी फंक्शन एग्जीक्यूशन है ना, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर हो जाएगा, राइट। ये हमारा इनिशियली ये हमारा कोड है। तो ये जो हमारा कोड एग्जीक्यूशन होने के पहले जो सी का जो कुछ स्टैंडर्ड सेटअप रिटर्न होगा ना वो परफॉर्म करेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन से। तो ये सी लाइब्रेरी का पार्ट है। सी लाइब्रेरी में आप देखोगे ना तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन आपको फंक्शन मिलेगा, तो वो कॉल होगा यहाँ पे, और इसके बाद फिर से यहाँ पे हमारा कंट्रोल आएगा। तो कंट्रोल आएगा ना, तो यहाँ पे क्या है मूव एल 3h, जो ये 3 जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है ना वो 28 प्लस ईएसपी। तो ईएसपी का जो भी वैल्यू है ना, तो ईएसपी का वैल्यू क्या है हमारा अभी, जैसे मैंने आपको बताया ना ईएसपी से मैंने 32 बात किया, तो ये ईएसपी अभी 1960 को पॉइंट करता है। ईएसपी मीन स्टैक पॉइंटर अभी 1960 वैल्यू है इसके अंदर। तो 1960 में 28 ऐड करेगा, तो 28 ऐड करेगा ना, तो यहाँ पे जाएगा वो 1988 पे जाएगा यहाँ पे। तो वहां पे 3h स्टोर हो जाएगा हेक्साडेसिमल वैल्यू। और इसके आगे हम जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या है 24 ईएसपी। तो जैसे हम ईएसपी में हम तो 24 ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे 24 ऐड करोगे ना तो 84 यहाँ पे जाएगा। और इसके अंदर हमारा क्या है कि वैल्यू क्या स्टोर होगा, जो स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू है ना वह उस जगह पे। तो यहाँ पे तो मैंने कुछ वैल्यू नहीं डाला, राइट। तो कुछ वैल्यू नहीं डाला इसलिए मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी रैंडम वैल्यू होगा ना 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी रहेगा वैल्यू, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू रहेगा ना, वो हमारा इस इंस्ट्रक्शन से EXC रजिस्टर में जाएगा, EX रजिस्टर में जाएगा, और एक्सटेंडेड EX रजिस्टर में जाएगा। और इसके बाद ये फिर से एक्सटेंडेड EX रजिस्टर से वो स्टैक पॉइंटर +4 में जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर हमारा 1960 पे, तो +4 मीन्स यहाँ पे जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना 1 2 3 4 5। तो सेम वैल्यू ये वाला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 1964 में। और इसके आगे हम जाएगा ना तो LC0, जैसे LC0 मैंने आप बताया ना यहाँ पे डॉलर LC0, तो ये इसका ASCII वैल्यू यहाँ पे है, राइट। तो ASCII वैल्यू यहाँ पे जो ना स्टैक पॉइंटर जो भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ना वहां पे स्टोर होगा। तो हमारा स्टैक पॉइंटर 1960 को पॉइंट कर रहा है, तो इसके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो है ना ये इंस्ट्रक्शन है printf। तो printf फंक्शन कॉल होगा, तो printf stadio.h लाइब्रेरी का फंक्शन है ना वो कॉल होगा। तो वो क्या करेगा, ये जो टॉप ऑफ द स्टैक है ना उसका 2 वैल्यू रीड करेगा, और रीड करेगा उसको यूज करके प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारा ये वाला, तो एक क्या है कि वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हमारा यहाँ पे यूज होता है, राइट। printf परसेंटेज डिस्लेशन, तो वही हमने यहाँ पे printf परसेंटेज डिस्लेशन का ये ASCII वैल्यू जो है ना वो डाला है। तो ASCII वैल्यू उसका यूज करेगा, उसके हिसाब से जो भी हमको प्रिंट करना है वो यहाँ पे उसके ऊपर का है, राइट। ESP+4 पे स्टोर हुआ है, तो वैल्यू रीड करके वो प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पे आएगा, और कंट्रोल आने के बाद ये मूव एल $0 तो $0 वैल्यू जो है ना EXE में लोड होगा। तो $0 वैल्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न 0 किया है, तो 0 हमको फिर से रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। जो GCC का रिटर्न ने हमने हमारा मेन फंक्शन को कॉल किया है, तो वहां पे हमको उसको वैल्यू फिर से ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो वैल्यू हम EX रजिस्टर में वो स्टोर करेंगे। तो वो क्या है कि GCC कंपाइलर जो है ना सी रूटीन उसका जो इंटरनल वर्किंग है ना वो EX रजिस्टर से वो रीड करके पता चल जाएगा कि ये 0 वैल्यू उन्होंने मेन फंक्शन ने रिटर्न किया है। और इसके बाद
लीव इंस्ट्रक्शन होगा। तो लीव इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि आपका जो ईबीपी रजिस्टर है ना उसका वैल्यू ईएसपी में ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसा क्यों करेगा? तो स्टैक पॉइंटर का जो है ना वैल्यू, यहाँ पे स्टैक पॉइंटर अभी इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। अभी हमको क्या है कि हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो हमको ये सभी स्टैक का मेमोरी जो है ना रिलीज करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम? तो स्टैक पॉइंटर को मूव करके। तो कैसे मूव करना है? तो हमारे हमने इनिशियली जो स्टैक पॉइंटर का जो वैल्यू था ना वो भी बेस पॉइंटर में स्टोर किया था, राइट। तो बेस पॉइंटर का वैल्यू जो है ना फिर से स्टैक पॉइंटर में मूव कर दो। तो वो करने से हमारा स्टैक पॉइंटर का इतना मेमोरी, जो स्टैक का मेमोरी है ना वो रिलीज हो जाएगा और स्टैक पॉइंटर फिर से इसको पॉइंट करेगा। तो यही कर रहा है कि यहाँ पे जब भी मैं लीव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा ना तो बेस पॉइंटर का वैल्यू जो है ना स्टैक पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर यहाँ पे 1960 पॉइंट कर रहा था, सीधा यहाँ पे 1992 पे आ जाएगा और ये हमारा पूरा मेमोरी जो है ना वो रिलीज हो जाएगा, स्टैक मेमोरी जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये लीव में दो ऑप कोड एग्जीक्यूट होगा। एक कॉपी वाला ईबीपी का वैल्यू ईएसपी में कॉपी होगा, दूसरा ये ईबीपी को वो पॉप करेगा। मैं मीन्स स्टैक के टॉप पे जो भी वैल्यू है ना उसको पॉप करेगा। तो अभी स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, राइट, क्योंकि हमने कॉपी किया ईबीपी का वैल्यू ईएसपी में। और इसके बाद पॉप करेगा, पॉप इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट होगा ना तो ये जो है ना पॉप, तो यहाँ पे वो स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। तो इसके ये टॉप पे क्या वैल्यू स्टोर हुआ है? हमने ईबीपी को स्टोर किया है। तो पॉप करने के लिए, पॉप जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो ईबीपी का वैल्यू जो है ना वो फिर से बेस पॉइंटर में आ जाएगा। तो ये कैसा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर, पॉप ईबीपी करेगा। तो ऐसा करेगा ना तो वो क्या है कि पॉप इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है कि टॉप ऑफ द स्टैक पे जो भी वैल्यू है ना वो इसका यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड है उसमें ट्रांसफर कर दूं। तो टॉप में क्या है कि ईबीपी का वैल्यू स्टोर हुआ है, तो ईबीपी का वैल्यू अभी ईबीपी रजिस्टर में आ जाएगा फिर से। तो हमारा दो चीजें यहाँ पे हो गई, एक तो स्टैक का मेमोरी भी रिलीज हो गया और दूसरा चीज के ईबीपी का वैल्यू जो है ना वो वहां पे स्टोर हुआ था ना टॉप ऑफ द स्टैक में, वो भी बेस पॉइंटर में आ गया। और पॉप करने के बाद स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, तो स्टैक पॉइंटर अभी डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे रिटर्न एड्रेस को पॉइंट करेगा। अभी रिटर्न एड्रेस को पॉइंट करेगा ना तो हमारा ये इसके बाद ये आरईटी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। आरईटी इंस्ट्रक्शन क्या करता है? टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी रिटर्न एड्रेस स्टोर होगा ना वहां पे हमारा कंट्रोल ट्रांसफर कर दो, ऐसा बोलता है। तो कॉल कॉल ट्रांसफर कर देगा तो हमारा जो अभी यहाँ पे मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कॉल फिर सीधा यहाँ पे आ जाएगा जो रिटर्न एड्रेस हमने स्टोर किया था, जो सी का अंडर मीन्स जो आपका सी लाइब्रेरी है ना उसका अंडर इंटरनल रिटर्न एड्रेस है, तो वहां पे वो हमारा रिटर्न एड्रेस आ जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और इसका ये जो है ना डीबगिंग इन्फॉर्मेशन, कॉल फ्रेम इन्फॉर्मेशन है। तो कॉल फ्रेम इन्फॉर्मेशन का मैंने जैसे आपको बताया ना वो एक अलग मेमोरी में स्टोर होता है। वो क्या है कि डीबगिंग इन्फॉर्मेशन, डीबगिंग के लिए यूज होता है। और आपको जब भी कॉल स्टैक अनवाइंड करना है, कुछ भी एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन में आप कॉल स्टैक दिखाते हो, राइट, स्टैक ट्रेस जो दिखाते हैं उसके लिए वो सब चीजें इन्फॉर्मेशन देता है। तो इन्फॉर्मेशन किसी जगह पे सेव होता है तो इसके लिए कॉल फ्रेम इन्फॉर्मेशन यूज होता है। तो यहाँ पे CFI रिस्टोर 5, तो 5 मीन्स बेस पॉइंटर आपका रिस्टोर हो गया है, ऐसा जैसे मैंने आपको बनाया बेस पॉइंटर का वैल्यू फिर से पॉप हुआ ऊपर टॉप से, तो इसके लिए यहाँ पे वो मेंशन करता है। और CFI DFS CFA 4,4 मीन्स, तो 4 मीन्स स्टैक पॉइंटर, जो आपका स्टैक पॉइंटर का वैल्यू हमने बेस पॉइंटर से कॉपी किया ना तो वैसा ये मेंशन करता है कि बेस पॉइंटर का वैल्यू स्टैक पॉइंटर पे कॉपी हुआ है ऐसा। और ये CFI आपका एंड प्रोसीजर है। और ये जो है ना लेबल आपका जो है फंक्शन एंड का लेबल है, एफ मीन्स फंक्शन है, ई फॉर एंड, और डेटा मीन्स डेटा सेगमेंट है लाइन 4, जो ये हमने देखा ना जो स्टैटिक लोकल इनिट जो वैल्यू, तो वो क्या है कि आपका जो लोकल वेरिएबल है स्टैटिक, बट वो डेटा सेगमेंट में इनिशियलाइज होता है, इसलिए यहाँ पे उसको लोकल वेरिएबल है बट डेटा सेगमेंट में उसको मेमोरी एलोकेट है, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल ऑलवेज डेटा सेगमेंट में एलोकेट होता है, तो इसलिए यहाँ पे वो भले वो लोकल वेरिएबल है इंटरनल फंक्शन, बट वो डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होगा। तो ये सब हमने चीजें देखी। और ये जो है ना जीसीसी का इंटरनल से कॉल होता है, आई मीन जो हमने min GW वाला जो बाइनरी यूज किया ना उससे यहाँ पे हमारा उसका मीन्स ये हमारा मेन फंक्शन को कॉल करता है, तो इसके रिलेटेड यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया है। और ये एक और चीज की जो स्टैटिक लोकल अनिश्चित वेरिएबल बनाया था ना वो हमारा यहाँ पे अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा, बट एक अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा और एक लोकल वेरिएबल है ऐसा बताता है यहाँ पे। स्टैटिक मींस वो सेम फाइल में ही रिफर होता है। हम स्टैटिक का एक और वीडियो भी लेके आते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, तो इसमें हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो आपको इस वीडियो में कुछ समझने मिला, सीखने को मिला, और कुछ भी डाउट हो ना ये
पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो है, कैसे हमारा असेंबली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में हमने देखा। आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मुझे हेल्पफुल रहेगा कि मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।